Hello learners, good morning to each one. I am your mentor and guider for GST classes. Today in this video, we will discuss about RCM, that means reverse charge mechanism, which is very important and beneficial concept in respect of your exam preparation. So I am requested to you focus on this topic carefully. So comes and let's begin. First of all, in this video I am going to explain about what is the meaning of reverse charge mechanism. So first of all, you should be know about RCM. RCM is a short form of reverse charge mechanism. RCM जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक शॉर्ट फॉर्म है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक्चुअल में होता क्या है, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब वो होता है कि जैसे जो टैक्स पे किया जाता था, जो जीएसटी पे की जाती है, वो सप्लायर पे करता है गवर्नमेंट को. बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर अप्लाई होगा किसी भी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो भी जीएसटी पेड की जाएगी वो रेसिपिएंट के द्वारा पेड की जाएगी. इस वीडियो में मैं ये आपको सिखाऊंगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट कैसे पे करेगा और किस तरीके से वो पे करता है, प्रोसीजर क्या है और क्या उसके एग्जाम्पशन है, लिमिट क्या है, ये चीज़ें आप इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे. सो चलिए सिखाता हूँ आपको मैं. सबसे पहले जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होता क्या है. GST reverse charge mechanism basically means that the GST is to be paid and deposited with the government by the recipient of goods and services and not by the supplier of goods and services. इसमें ये बोल रहा है कि GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि GST जो भी पेड होगा या फिर पेड करना होता है या फिर जो पेड किया जाता है या फिर जो भी डिपॉजिटेड किया जाता है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया जाएगा बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जो भी गुड्स या सर्विसेज कोई पर्सन रिसीव कर रहा है वो पर्सन, वो रेसिपिएंट ही जीएसटी पेड करेगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट भी करेगा. नॉर्मल वे में क्या होता था कि नॉर्मल वे में जो जीएसटी पेड की जाती थी और डिपॉजिटेड की जाती थी वो सप्लायर के द्वारा की जाती थी. बट अगर आरसीएम रहेगा यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा तो जीएसटी पेड एंड डिपॉजिटेड किया जाएगा रेसिपिएंट के द्वारा. बेसिकली बस ये होता है, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये होता है. अब जैसे यहाँ पे एक फिगर है, आपको देखिए यहाँ पे आप एक इमेज है. इस इमेज में क्या है, आपका इमेज में बेसिकली ये आपका एक चीज़ दिया है क्या कि जो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी है, यहाँ आप देख सकते हैं कि रिसीवर है, सप्लायर है और गवर्नमेंट है. यहाँ पे तीन एक आपके एक इमेज फॉर्म में दिख रहा होगा. जब रेसिपिएंट ने क्या किया, यहाँ पे मेक्स पेमेंट प्लस जीएसटी, उसने जब भी पेमेंट किया तो उसके साथ जीएसटी उसने पे कर दिया नॉर्मल वे में. और सप्लायर ने क्या किया, ये जीएसटी के जो भी पैसे हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट में उसने डिपॉजिट कर दिया. ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी है. बट अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी रहेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप. यहाँ पे क्या है कि रिसीवर, सप्लायर, गवर्नमेंट तीन यहाँ पे है. और रिसीवर ने क्या किया, मेक्स पेमेंट विदाउट जीएसटी. यानी अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी रहेगा तो जो रिसीवर होगा वो रिसीवर पेमेंट करेगा, ओनली पेमेंट करेगा जो भी गुड्स या सर्विस वो रिसीव करा उसके सप्लायर को. और जो जीएसटी होगी वो जीएसटी डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा. बस ये डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. आगे आपको कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखनी है. अंडर द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी, द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेज द GST to the supplier of goods and services, and such supplier then deposits the GST with the government after taking the benefit of input tax credit. अच्छा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ अ इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जाता है. फ़िलहाल अभी आप ये सीखें यहाँ पे कि नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पे द जीएसटी टू द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सच सप्लायर देन डिपॉजिट द जीएसटी विद द गवर्नमेंट. मतलब कि नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी जो होता है वहाँ पे रिसीवर गुड्स या सर्विसेज के पैसे को पे करता है, जीएसटी पे करता है सप्लायर को, और सप्लायर उस जीएसटी को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करता है.
और ठीक है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे जो जीएसटी पेड की जाएगी, डिपॉजिटेड की जाएगी, वो रेसिपिएंट के द्वारा की जाएगी गवर्नमेंट के अकाउंट में ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। यानी सप्लायर के बिहाफ पे ही रेसिपिएंट ही डायरेक्टली क्या करेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी डिपॉजिट कर देगा। ये आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बताया आपको। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे ये बताऊंगा आपको व्हेन इज़ जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल, यानी जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब एप्लीकेबल होगा, यानी कब होता है। सो जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑल्सो नोन एज आरसीएम, जैसे कि मैंने पहले बताया, इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का मतलब हो गया, यानी ऐसी ट्रांजेक्शंस जहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता है, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती है। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वहाँ नहीं लगेगा जहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल अंडर द सर्कमस्टांसेस, ये कौन सी सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल होगा, विच आर स्पेसिफिकली mentioned in section 9 subsection 4 and section 9 subsection 3 which have been mentioned below। अब देखिए यहाँ पे दो सेक्शन में ये बताया गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में कि जो एप्लीकेबल होगा, यानी जो आरसीएम होगा वो एप्लीकेबल होगा केवल दो सेक्शन में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में एप्लीकेबल होगा। तो आज मैं केवल इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के बारे में। सो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बेसिकली है क्या, किसके बारे में बात करता है, ये आपको बोलता है कि सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी अगर आप कोई भी गुड्स सप्लाई किया जाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ, ठीक है, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा कोई भी गुड्स या सर्विसेज, तो उस केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 लगेगा। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो होता है वो किसकी बात करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करता है। सो अब जैसे देखिए यहाँ पे, इफ़ अ पर्सन नॉट रजिस्टर्ड, इफ़ अ पर्सन not registered under GST supplies goods or services to a person who is registered under GST, then in such cases reverse charge mechanism would not applicable. That means the GST would be required to be paid by the registered person directly to the government on behalf of the supplier। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है सप्लाई गुड्स और सर्विसेज के लिए, टू ए पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और वो उस पर्सन को उसने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया है जो पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी में, देन इन सच केसेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड नॉट एप्लीकेबल, तो वहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें बोला गया यहाँ पे, यानी अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, तो उस केस में यहाँ बोला गया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा। डैट मीन्स जीएसटी वुड बी, जस्ट 1 मिनट, यस, सो that means the GST would be required to be paid by the registered person directly to the government on behalf of supplier। इसका मतलब यही बोला गया है कि वहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही डायरेक्टली क्या करेगा, सप्लायर के बिहाफ पे गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली वो जीएसटी पेड कर देगा। सो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है, आप ध्यान से देख सकते हैं, जीएसटी वुड बी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ओके, नाउ आगे ये बोला गया है, हाउ एवर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज। अब ये एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विसेज क्या होती है, एग्जम्प्ट का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज होती है, अगर वो अब गुड्स या सर्विसेज जो सप्लाई की जा रही है उस पे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता है, उनको हम एग्जम्प्ट गुड्स बोलते हैं। यानी ऐसी कोई गुड्स है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, गवर्नमेंट ने उसे बता के रखा है कि इस तरह के गुड्स पे आपको जीएसटी पेड नहीं करना होता है, उन्हें हम एग्जम्प्ट गुड्स कहते हैं। सो ये बोला गया है कि हाउ एवर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स आर सर्विसेज GST under reverse charge mechanism shall not be applicable. This can be explained with the help of an example। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ें बताऊँगा आपको एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट बोला गया है आपको, क्या, अ रजिस्टर्ड पर्सन हायर एन ऑटो रिक्शा, उसने क्या हायर किया, एक ऑटो रिक्शा हायर किया
for computing from one place to another, then in such cases section 9 subsection 4 would applicable, since the transportation of passenger by auto rickshaw is an exempted services. एग्जाम्पल 1 में देखिए बोला गया है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने उसने क्या किया, एक ऑटो रिक्शा उसने हायर किया, ठीक है, भाड़े पे लिया उसने एक जगह से दूसरी जगह पे कंप्यूटिंग करने के लिए, नहीं जाने के लिए, आने के लिए। इस केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर्स के लिए उसने ऑटो रिक्शा को हायर किया है, और जो कि ये एक एग्जाम सर्विसेज मानी जाती है, इस वजह से यहाँ पे RCM एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखता हूँ। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये बोला गया है आपका। सो यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल ये कह रहा है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन स्टे इन अ होटल whose room tariff is less than rupees 1000, is less than rupees 1000। तो क्या होगा फिर? लेस देन रुपीज़ 1000, तो सेक्शन 9 क्या होगा यहाँ पे? सेक्शन 9 वुड नॉट बी एप्लीकेबल सिंस द सर्विसेज बाय अ होटल हैविंग डिक्लेयर वैल्यू लेस देन रुपीज़ 1000 पर डे आर इक्विवेलेंट इज़ एन एग्जाम्प्ट सर्विस। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने एक होटल में स्टे हुआ उन्होंने, और उस होटल का जो टैरिफ चार्ज है वो 1000 रुपीज़ से कम है, तो वहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जो होटल की सर्विसेज है वो जो डिक्लेयर किया गया है वो वैल्यू 1000 पर डे के हिसाब से कम है या इक्विवेलेंट है, तो इसलिए इसको एग्जाम सर्विस माना गया है। मतलब ये एक रूल है, एक प्रोविज़न है कि अगर कोई भी ऐसी सर्विसेज है जो होटल सर्विसेज है जहाँ पे 1000 रुपीज़ से कम की रूम सर्विस दी जा रही है, यानी उसकी रूम की रेट 1000 रुपीज़ से कम है पर डे, तो उस सर्विस को एग्जाम सर्विस माना जाएगा। वहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोला गया है, इट इज़ पर्टिनेंट to note here that the provisions of reverse charge under section 9 subsection 4 are applicable only for supplies within the same state। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की प्रोविज़न है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 वो एप्लीकेबल होता है ओनली, कहाँ, ध्यान से देखिएगा, ये बोला गया है ओनली एप्लीकेबल होगा फॉर सप्लाईज विद इन दी सेम स्टेट। सेम स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? यानी एक ही स्टेट के अंदर ही ये केवल एप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए मैं यूपी के अंदर ही रह के, यूपी में ही मैं गुड्स एंड सर्विसेज यूपी के अंदर ही मैं सप्लाई करता हूँ, रिसीव करता हूँ और सप्लाई करता हूँ, तो वो सेम स्टेट में आ जाएगा। उस केस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म केवल ही एप्लीकेबल होगा, यानी जो RCM होगा वो केवल सेम स्टेट में ही होना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर दिस सेक्शन आर नॉट एप्लीकेबल टू इंटर स्टेट। देखिए, इंटर स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इंटर स्टेट का मतलब क्या है? यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करो यूपी से दिल्ली में, या दिल्ली से आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव किया यूपी में, तो इस केस में इंटर स्टेट सप्लाईज हो जाएगी, तो वहाँ पे RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक चीज़ तो याद होगी आपको, ये GK आपका बन सकता है एक तरह से, सॉरी मतलब ये आपके लिए एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि जो RCM होता है वो एप्लीकेबल होता है क्या ये इंटर स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा, या फिर इंटर स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, या फिर बोथ के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको ये पता हो गया कि ये केवल इंटर स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। इंटर स्टेट का मतलब ही होता है सेम स्टेट। सो ये चीज़ बोला गया है। सो इंटर स्टेट सप्लाई कैन नॉट बी मेड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो एप्लीकेबल नहीं होता है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए, एज इंटर स्टेट सप्लाई कैन नॉट बी मेड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा और उसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज़ ये मेंशन नहीं किया है कि अदरवाइज़, लेकिन हम ये एज्यूम करेंगे कि अदरवाइज़ अगर रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा सप्लाई किया गया है तो वो फिर एप्लीकेबल होगा। नाउ नेक्स्ट मूव फर्दर। टू मेक एन इंटर स्टेट सप्लाई
द फर्स्ट कंडीशन इज डेट द सप्लायर शुड बी रजिस्टर्ड। अगर इंटरस्टेट सप्लाई, देखिए यहाँ पे आगे बोला गया है टू मेक एन इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, पहली कंडीशन आपको ये याद रखना है दैट द सप्लायर शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सप्लायर कैसा होना चाहिए? जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड द प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 वुड नॉट अप्लाई एंड द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी वुड अप्लाई। मतलब ये कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो पहली कंडीशन कि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के अंदर, और जो सप्लायर है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर एप्लीकेबल उस पर लगाया जाता है, प्रोविजन से एप्लीकेबल होता है तो वुड नॉट अप्लाई, और वहाँ पे जो टैक्स पे करेगा वो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेवी के हिसाब से ही टैक्स पे करेगा। यानी अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है और रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे आरसीएम नहीं अप्लीकेबल होगा, वहाँ पे नॉर्मल मैकेनिज्म ही अप्लीकेबल होगा। अब समझ में आ गया ना आपको कि इसका मतलब कि जो आरसीएम होगा वो एप्लीकेबल होगा किसके लिए? केवल इंटरस्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा, इंटरस्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एग्जांपल 3, रजत बेस्ड इन न्यू दिल्ली प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू सचिन बेस्ड इन बेंगलोर। रजत है जो दिल्ली में रहता है, न्यू दिल्ली में रहता है, और उन्होंने क्या किया, कंसल्टेंसी सर्विसेज दिया सचिन को जो बेंगलोर में है, एंड चार्ज ₹20,000 फॉर द सेम। इसके लिए उसने 20,000 रुपया चार्ज किया। रजत इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। रजत जो पर्सन है वो दिल्ली में रहता है और वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं रखा है, यानी वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है। बट सचिन इज़ रजिस्टर्ड, लेकिन सचिन क्या है? रजिस्टर्ड है। वुड द प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज अप्लाई इन दिस केस? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या यहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा या नहीं होगा? ओके, सो सॉल्यूशन देखिए क्या है यहाँ पे। इन द अबव मेंशन केस एज मिस्टर रजत इज प्रोवाइडिंग एन इंटरस्टेट सर्विस, करेक्ट, इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? बिकॉज वो न्यू दिल्ली में है रजत, और जो सचिन है वो बेंगलोर में है। ही वुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। उसके लिए ज़रूरी है कि उसे पहले क्या करना पड़ेगा? जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड ही कैन नॉट प्रोवाइड इंटरस्टेट सर्विस। बिना रजिस्ट्रेशन के वो इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन प्रोवाइड इंटरस्टेट सर्विस। केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ें याद रखेंगे। सो अब आगे कुछ और भी बोला गया है। टू प्रोवाइड इंटरस्टेट सर्विस मिस्टर रजत वुड बी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, एंड वंस ही गेट्स रजिस्टर्ड this would be transaction between Rajat and Sachin, both of whom are registered under GST, and therefore the provision of section 9 section 4 would not apply for levy of GST। मतलब ये कि अगर एक बार वो उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो फिर वो इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, तो उस केस में मिस्टर रजत क्या हो जाएगा? वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों पर्सन यानी सचिन और रजत दोनों ही क्या हो जाएंगे? दोनों ही यहाँ पे एक वैलिड रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो उस केस में यहाँ पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे जो टैक्सेस पे की जाएगी वो नॉर्मल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही टैक्सेस पे की जाएगी, यानी यहाँ पे जो जीएसटी पे किया जाएगा वो नॉर्मल वे से पे किया जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पे ये आपको कुछ ये न्यू टॉपिक है, एग्जाम्पशंस टू रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, यानी सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के कुछ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के एग्जाम्पशंस हैं। रिवर्स चार्ज प्रोविज़न वुड नॉट बी एप्लीकेबल, यानी जो आरसीएम की प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इफ़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम एनी आर ऑल द सप्लायर who are not registered does not exceed ₹5,000 in a day। अब यहाँ पे ये बोला है कि अगर आरसीएम की प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होगा, कब नहीं अप्लीकेबल होगा? अगर एग्रीगेट वैल्यू, किस चीज़ की एग्रीगेट वैल्यू? जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जा रही है, चाहे गुड्स या सर्विसेज या दोनों सप्लाई की जा रही है, उसकी एग्रीगेट वैल्यू रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन। और वो गुड्स या सर्विसेज या जो दोनों हैं वो रिसीव किया जाता है एक टैक्सेबल पर्सन के थ्रू, फ्रॉम, कहाँ से? एनी और ऑल द सप्लायर, किसी एक या सभी सप्लायर के थ्रू, एग्रीगेट,
हु आर नॉट रजिस्टर्ड, मतलब जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, 5,000 से ज़्यादा, एक दिन में 5,000 से ज़्यादा वो एग्रीगेट सप्लाई मतलब रिसीव नहीं करता है, जो भी गुड्स या सर्विसेज या बोथ है, एक टैक्सेबल पर्सन, किससे, ऑल द सप्लायर अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो उस केस में यहाँ पे रिवर्स चार्ज प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यानी सपोज़ मान लीजिए मैं क्या हूँ, मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैंने क्या किया, 4 तरह के सप्लायर है, वो 4 तरह के जो सप्लायर है मिस्टर ए बी सी एंड डी, वो चारों ही अनरजिस्टर्ड है, और मैंने इन चारों से ही मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया है एक दिन के अंदर, और एक दिन में इन चारों से जो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया है उसकी वैल्यू 5,000 से कम है, तो फिर मुझे यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज़ें बोल रहे हैं, यानी आरसीएम से बच जाओगे आप। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आई थी 8 अगस्त 2017 को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बोला गया है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे भाषा में बताऊँ तो, इफ़ द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट एक्सीड ₹5,000 इन अ डे, देन द प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज वुड नॉट बी एप्लीकेबल। सिंपल सी बात बोला गया है, इफ़ द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या दो मतलब टोटल जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने रिसीव किया है, उसकी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा नहीं एक दिन में, तो वहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज की प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखता हूँ। करण बात्रा एक रजिस्टर है अंडर जीएसटी, गेट्स हिज वेबसाइट रीडिज़ाइन फ्रॉम राजन बेस्ड इन न्यू दिल्ली अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, यानी जो करण बात्रा है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने एक रीडिज़ाइन करवाया अपनी वेबसाइट को राजन से। राजन न्यू दिल्ली में रहता है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे देखिए, मैं करण बात्रा क्या है, रिसीवर हो गया, और राजन क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो गया। ठीक है, और इन्होंने ये जो वैल्यू दिया है वो ऑन 15 जुलाई 2019 को दिया है ₹4,000 की। ही डज़ नॉट गेट एनी अदर सर्विस और गुड फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑन 15 जुलाई 2019। तो क्या यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा? इन सच केस द प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज वुड नॉट बी एप्लीकेबल एज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड डीलर इज लेस देन ₹4,000 इन अ सिंगल डे। मतलब एक दिन में 4,000 रुपीज़ का ही उसने गुड्स रिसीव किया है करण बात्रा ने, इसलिए वजह से इन पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल 5 देखता हूँ। Karan Batra gets his website redesigned from the Rajan based in New Delhi and unregistered person under GST on 15 July for ₹4,000. He also hires Sahil, a digital marketer based in New Delhi unregistered under GST for promotion of his website on 15 July for ₹3,000। अब देखिए यहाँ पे दो उसने सर्विसेज रिसीव किया है। एक तो उन्होंने करण बात्रा ने एक सर्विस रिसीव किया है राजन से अपने सर्विस को रीडिज़ाइन कराने के लिए, और दूसरा उसने एक साहिल से उन्होंने एक अपनी डिजिटल मार्केटर है उसको उसने हायर किया है, किस लिए, उसने अपनी वेबसाइट को प्रमोशन करवाने के लिए। 3,000 का और 4,000 की, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपीज़ की। तो ये 4,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 7,000। 7,000 इज़ मोर देन ऑफ ₹5,000. So in such a case, the provision of reverse charge would be applicable as the aggregate value of such supply is ₹7,000, which is more than ₹5,000 in a day. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी रिवर्स चार्ज की प्रोविज़न यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, बिकॉज़ यहाँ पे एक दिन के अंदर उन्होंने 7,000 की ट्रांजेक्शन्स उसने की है, 7,000 की एग्रीगेट वैल्यूज़ की सप्लाईज उसने रिसीव किया है। इस वजह से ये एक प्रोविज़न है, जो एग्जाम्पशन की प्रोविज़न है 5,000, उससे उन्होंने ज़्यादा उसने सर्विसेज रिसीव किया, इस वजह से ये क्या होगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर तरह के एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं, चाहे आप बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीए इंटरमीडिएट के कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो किसी भी तरीके का आप कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, जहाँ पे आपको जीएसटी पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको, ये फर्स्ट पार्ट है आरसीएम का। अभी मैं इसका सेकेंड पार्ट मतलब सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के बारे में मैं बात करूँगा, वो मैं इसके आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए।